जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी विरोधी पार्टियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की दबिश जारी है। हालांकि ऐसी दबिश की वजह से हमने देखा कि साल 2022 में और साल 2023 में महाराष्ट्र की दो बीजेपी विरोधी पार्टियों में बगावत हो गई, फूट पड़ गई, क्योंकि बागी गुटों के नेताओं को ऐसा डर था कि अगर वे अपनी पार्टी से बगावत करके बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं, सत्ता में नहीं शामिल होते हैं, तो फिर इन नेताओं को जेल जाना पड़ सकता है, इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अभी भी यह सिलसिला चल ही रहा है और इसी कड़ी में ताजा मामला आया है रोहित पवार का। रोहित पवार एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं, विधायक हैं और शरद पवार के पोते हैं और उन्हीं के खिलाफ ताजा कार्रवाई हुई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रोहित पवार की बारामती एग्रो नाम की कंपनी के 6 अलग अलग ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की है। ये ठिकाने पुणे के हैं, बारामती के हैं, अमरावती के हैं और औरंगाबाद के हैं। यहां पर कार्रवाई चल रही है। दरअसल ये कार्रवाई हो रही है 2019 के मामले में। 2019 में जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, यानी चुनाव के पहले के वक्त तक, तब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया था महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाले को लेकर। 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला था और इसमें आरोपी बनाया गया था शरद पवार को, अजीत पवार को और करीब 70 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया था। लेकिन हुआ यह कि उसी साल चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। हालांकि शिवसेना के साथ में मिलकर उसने चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन शिवसेना से उसका झगड़ा हो गया मुख्यमंत्री पद को लेकर और शिवसेना ने हाथ मिला लिया एनसीपी और कांग्रेस के साथ और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। अब चूंकि मुंबई पुलिस अधीन है राज्य सरकार के, तो फिर राज्य सरकार में एनसीपी शामिल हो गई, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए और सरकार का रिमोट कंट्रोल तो शरद पवार के साथ था ही। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर कर दी कि इस मामले को खत्म किया जाता है, जांच आगे नहीं बढ़ाई जानी है, कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसका विरोध किया, क्योंकि मुंबई पुलिस के मामले के आधार पर ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अपना मामला दर्ज किया था और अपनी जांच शुरू की थी, जिसमें कि अजीत पवार आरोपी बनाए गए थे। अब हुआ ये कि आरोप ये था कि जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, एमएससीबी घोटाला नाम से जो चर्चित है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे लोग थे जो शरद पवार के करीबी थे और अजीत पवार के करीबी थे और उन्होंने ऐसी ऐसी कंपनियों को लोन दिए जो कि डूब गई। और आरोप यह लगा कि जो नियम कानूनों का पालन करना चाहिए था, जो चेक्स करने चाहिए थे कर्जा देने के लिए, वो सारा कुछ पालन नहीं किया गया इनके प्रभाव के चलते और इसलिए ये पूरा घोटाला हुआ। तो उसी के तहत ये जांच चल रही थी और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जगह जगह उसी मामले को लेकर छापेमारी कर रही है। तो इस जैसे और मामले बीते 3-4 सालों की अगर हम बात करें तो उन लोगों के खिलाफ चले हैं केंद्रीय एजेंसियों की ओर से जो कि बीजेपी की विरोधी पार्टियों में रहे। 2022 तक की बात करें तो कई शिवसेना के नेता जो है केंद्रीय एजेंसियों के टारगेट पर रहे। प्रताप सरनाईक, उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू की है, जो थाने से विधायक हैं। इसके बाद भावना गवली जो कि सांसद हैं शिवसेना की, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। यशवंत जाधव के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। इनकम टैक्स, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सारी एजेंसियां इन तमाम शिवसेना नेताओं के पीछे लग गई। संजय राउत जो कि सबसे मुखर चेहरा थे शिवसेना के, अविभाजित शिवसेना के, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। फिर नवाब मलिक जो कि एनसीपी से, अविभाजित एनसीपी के सबसे मुखर नेता थे, प्रवक्ता थे पार्टी के, जिन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे बीजेपी के ऊपर और खास करके आर्यन खान वाले मामले के दौरान वो काफी चर्चित हुए थे। जब एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में और फिर वो जेल भेज दिए गए। अभी बीते साल ही, चंद महीनों पहले ही वो जमानत पर बाहर आए थे और अभी 11 जनवरी को उनकी जमानत की मियाद पूरी हो रही है। हेल्थ ग्राउंड पर आए थे, सेहत की ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिली थी और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको राहत देने से मना कर दिया और कहा है कि अगर आपको
जमानत अपनी बढ़वानी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो कुछ इस तरह की कार्रवाई चल रही है महाराष्ट्र में बीजेपी विरोधी नेताओं के खिलाफ। कई ऐसे नेता जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो डर के मारे, घबरा कर उन्होंने बगावत कर ली। जब पिछले साल एकनाथ शिंदे ने बगावत का ऐलान किया तो ऐसे तमाम नेता जिनको की नोटिस आए हुए थे, वो सब उनके साथ हो लिए और सत्ता में शामिल हो गए, सरकार बना ली। और उसके बाद इनको कोई नोटिस नहीं आया। हालांकि मामले अभी भी चल रहे हैं और इस बात को लेकर इनको मलाल भी है कि अब तो हम आपके साथ आ गए हैं, अब तो ये मामले बंद करवाइए, ये फाइल बंद करवाइए। लेकिन फाइल खुली हुई है। यह अलग बात है कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। हाँ, एक अपवाद जरूर है, एक की तो फाइल ही गुम हो गई। छगन भुजबल, जब बीते साल एनसीपी में बगावत हुई, अजीत पवार ने जब बगावत की तो छगन भुजबल भी साथ हो लिए। साल 2016 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में और 2018 में जमानत पर बाहर आए थे। अब इनकी जमानत का विरोध किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। अब 2018 में जब जमानत मिली थी और 2023 में फर्क यह हुआ कि तब भुजबल बीजेपी के विरोधी थे और अब बीजेपी के साथ सत्ता में हैं। तो अदालत में हुआ ये कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील ने बोला कि वो फाइल तो मिसप्लेस हो गई है, छगन भुजबल वाली, और इसलिए अब मामले को बंद कर दिया जाए। मामला क्या बंद हो, पूरा मामला बंद नहीं हो, जो जमानत का विरोध किया था वो वाला मामला। तो इस तरह से किसी की फाइल भी गुम हो गई। अच्छा, ये खबर अब तक नहीं आई है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में ये फाइल गुम हुई तो किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी उस फाइल को संभाल के रखना। क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किसी तरह की एफआईआर दर्ज कराई फाइल गुम होने की, अपनी कोई इंटरनल जांच की, किसी अधिकारी पर कार्रवाई की? उसकी जानकारी तो अब तक नहीं मिली है। तो खैर, देखते हैं कि लोकसभा चुनाव होते होते और कितने विरोधी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है केंद्रीय एजेंसियों की ओर से। उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।